ड्रामे की शुरुआत हान से होती है, जो कि शेंग ग्रुप का प्रेसिडेंट है और अपने हू परिवार का इकलौता वारिस है। अभी वो अपने ऑफिस में बैठ करके कुछ पेपर साइन कर ही रहा होता है। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट भागता हुआ आता है और बताता है कि बॉस, आपकी ग्रैंड मदर 2 लड़कियों के साथ में ऑफिस में अभी अभी इंटर की है और उन्होंने कहा है कि आज आप ब्लाइंड डेट से नहीं बच सकते। ये सुनकर के तो हान के होश ही उड़ जाते हैं और वो सारा काम छोड़ करके कहता है कि फौरन से दादी को यहाँ पर आने से रोको, क्योंकि मैं पीछे के रास्ते से भाग रहा हूँ। इतना कह करके वहाँ से भाग खड़ा होता है। वही हम जिया को देखते हैं, जो कि फूड डिलीवरी करके बहुत ही ज्यादा हंसी खुशी घर जा रही होती है, लेकिन इतने पर वो हान से टकरा जाती है। पर इससे पहले कि वो फ्लोर पर गिरती, हान उसे पकड़ लेता है। जाजिया उसे सॉरी कहते हुए वहाँ से चली जाती। इस बात से हान काफी हैरान रह जाता है, क्योंकि हान को लड़कियों की टच से एलर्जी थी और यहाँ पर वो अपने पास्ट को याद करने लगता है कि किस तरीके से उसे लड़की ने छू लिया था, जिसके बाद में उसे वोमिटिंग होने लगी थी और उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन इस लड़की के टच से उसे कुछ भी नहीं हुआ था। अभी वो ये सब सोच ही रहा होता है। फिर उसे लगता है कि अभी उसके पास में ये सब सोचने का टाइम नहीं है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। इधर जिया के पास में हॉस्पिटल से कॉल आती है, जहाँ उसे बताया जाता है कि अभी तक आपने अपने फादर का मेडिकल बिल पे नहीं किया है, इसीलिए हम उनका इलाज आगे नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर के तो जिया काफी हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके फादर के अकाउंट में इतने पैसे थे ताकि उनका इलाज किया जा सके। इसीलिए वो फौरन से घर जाती है और अपने आंटी से गुस्से से पूछती कि आपने मेरे फादर के अकाउंट से पैसे क्यों निकाले। इस बात पर उसकी आंटी भड़क जाती है और कहती कि हमने तुम्हें पाल पोस करके इतना बड़ा किया है, उन पैसों पर मेरा भी हक बनता है। तो जिया कहती है कि उन पैसों पर आपका कोई भी हक नहीं है, क्योंकि वो पैसे मेरे फादर के इलाज के लिए हैं। इस बात पर उसकी आंटी उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है, जहाँ उनका बेटा कहने लग जाता है कि माँ बस भी करो, उसे डांटना बंद करो। इतना कह करके उसे पानी पीने के लिए देता है और कहता है कि बहन, तुम इनकी बातों को बुरा मत मानो। इतना कह करके वो उन्हें वहाँ से लेकर के चला जाता है, जहाँ जिया बेचारी बैठ करके अपने आप को शांत करने लगती है और उस पानी को पी लेती है। वहीं वो दोनों खड़े होकर के दूर से देख रहे होते हैं कि उसने पानी पिया भी या नहीं। जैसे ही वो पानी पी लेती है तो उसे पता चलता है कि उस पानी में नशा था। ये देख करके तो उसकी आंटी और उनका बेटा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इधर हान किसी तरीके से छुप करके जाकर क्लब में बैठा होता है, जहाँ लड़कियां डांस कर रही होती है, जिन्हें देख करके उसे काफी ज्यादा इरिटेशन फील हो रहा होता है। तभी वहाँ पर उसका दोस्त आता है और कहता है कि आखिर तुम इस तरीके से कब तक भागते रहोगे? इन लड़कियों को जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन लड़की तुम्हारे लिए सुटेबल है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम शैन परिवार को कभी भी वारिस नहीं दे पाओगे और एक दिन तुम्हारे शैन परिवार का नामो निशान तक मिट जाएगा। इस बात का हान उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। उसकी इस तरीके की हरकत देख करके उसका फ्रेंड काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। इतना कह करके वो माइक उठाता है और उस क्लब में मौजूद सारी लड़कियों के सामने कहने लग जाता है कि आज मैंने इस क्लब में इस सिटी के सबसे रिच पर्सन को इन्वाइट किया है, जिसका नाम मिस्टर हान है, जो कि शेन ग्रुप का इकलौता उत्तराधिकारी है। तो मैं आज तुम लड़कियों को एक ऑफर देना चाहता हूँ, जो भी मिस्टर हान को सेटिस्फाइड कर देगा, जिसे वो अपने साथ घर ले जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, मैं उसे 10 मिलियन का इनाम दूंगा। ये सुनकर के तो सारी लड़कियों के होश उड़ जाते हैं और वो सभी हान के ऊपर टूट पड़ती। अब हान बेचारा उन सभी के बीच में बहुत बुरी तरीके से फंस करके रह जाता है, जहाँ उसे वोमिटिंग फील होने लगता है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। लेकिन वो लड़कियां उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही होती है, यहाँ तक कि वो उसके सारे कपड़े उतारना शुरू करती हैं। अब बेचारा हान नेकर में आ जाता है। इधर जिया की आंटी और उसका भाई एक ठरकी आदमी वांग को उसके रूम में लेकर के जाते हैं, जहाँ जिया काफी ज्यादा नशे में धुत होती है। जहाँ उसका भाई चैन वांग से कहता है कि मुझे पता है कि आपको कॉलेज की लड़कियां बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने इस लड़की को आपके लिए यहाँ पर रखा है। उसे देख करके तो वांग काफी खुश हो जाता है और उसे टच करने के लिए आगे बढ़ता है। तो चैन उससे कहता है कि उसे छूने से पहले आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये सुनकर के तो वांग भड़क जाता है और उसके मुंह पर क्रेडिट कार्ड फेंकते हुए कहता है कि यहाँ से निकल जाओ और मुझे परेशान करने के लिए वापस मत आ जाना। अब पैसे पाकर के दोनों माँ बेटे काफी खुश हो जाते हैं और जिया को उस आदमी के साथ अकेला छोड़ करके वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद में वांग जिया को टच करते हुए कहने लग जाता है कि बेबी, तुम तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, आज मैं तुम्हारे साथ में पूरी रात एंजॉय करने वाला हूँ। इतना कहकर के वो टेबल के पास जाता है पानी पीने, जिस पर जिया उसे देख करके समझ जाती है कि तो काफी ज्यादा गंदा आदमी है, इसीलिए वो अपने हाथ में फ्लावर पॉट उठा लेती है और वो जैसे ही मुड़ता है वो उसके सर पर हिट करके वहाँ से भाग खड़ी होती है। वहीं हम हान को देखते हैं, जिसका हाल पूरी तरीके से बेहाल हो चुका होता है और वो नेकर में ही रास्ते में दौड़ रहा होता है उन लड़कियों से अपनी जान बचा करके, जहाँ उसके पीछे 1 दर्जन से भी ज्यादा लड़कियां पड़ी होती हैं। इधर जिया वहाँ से भागी होती है और दूसरी तरफ हान भागा होता है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और एक्सीडेंटली इन दोनों का केस हो जाता है, जिस पर हान काफी हैरान होकर के जिया को देखने लग जाता है कि फिर से उसे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाता है, वो पीछे देखता है कि वो लड़कियां उसके करीब आ रही थी, इसीलिए वो फौरन से जिया को उठाता है और कार में बिठा करके वहाँ से लेकर के भाग खड़ा होता है। इतने पर वहाँ पर उसका फ्रेंड आता है और वो सोचता है कि लगता है कि वो बाहर वाली लड़कियों में से किसी एक को लेकर के चला गया। ये देख करके तो वो काफी खुश हो जाता है, लेकिन जब वो उन लड़कियों को गिनता है तो लड़कियां पूरी होती हैं। अब इस बात से वो काफी कंफ्यूज हो जाता है कि लड़कियां तो पूरी की पूरी है, फिर हान किसके साथ में चला गया। इधर हान जिया को अपने घर लेकर के आता है और उसका नशा उतारने के लिए उसी टब में बिठा देता है, लेकिन जिया तो नशे में धुत थी और वो हान को सेड्यूस करने लगती है, जहाँ हान उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता है, पर जिया उसे पकड़ी जा रही होती है और उससे कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो। जिस पर हान सोचता है कि इस लड़की के टच से तो मुझे एलर्जी नहीं हो रही और ना ही मुझे डिस्गस्टिंग फील हो रहा है, तो क्यों ना मैं एक बार ट्राई कर लूं। और यही सोचकर कि वो जिया को अपने करीब खींच लेता है और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ में नाइट एक्सपेंड कर बैठते हैं। अगली सुबह जिया की जब आँख खुलती तो वो खुद को अनजान जगह पर पा करके काफी ज्यादा घबरा जाती है और जब वो खुद को चेक करती है तो उसे पता चलता
चलता है कि उसने तो कल रात किसी के साथ में नाइट स्पेंड कर लिया है। ये देख करके तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और बीती रात की बात याद करने लगती है कि किस तरीके से वो हान को सीड्यूस कर रही थी और ये सब उसी के प्रोवोक करने पर हुआ है। अपनी हरकतों को याद करके तो उसका फेस एम्बैरेसमेंट से भर जाता है। तभी वहाँ पर हान आ जाता है, जिसे देख करके वो बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। तो हान उससे कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं कल रात के बदले तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। इतना कह करके वो उसके ऊपर मिलियंस का कार्ड फेंक देता है। उस कार्ड को देख करके तो जिया गुस्सा हो जाती है, पर तभी उसके मोबाइल पर फिर से हॉस्पिटल से मैसेज आ जाता है, जिसे देख करके वो शांत हो जाती है और वो उससे कहती है कि मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो इस सेंटेंस को कंप्लीट करती, हान को लगने लग जाता है कि वो उससे और 1 मिलियन मांग रही है। इसलिए वो उससे कहता है कि तुम्हारी तो भूख बहुत ही ज्यादा है, इसलिए तुम मुझसे 1 मिलियन और मांग रही हो। इतना कहकर के वो चेक काट करके उसे और भी ज्यादा पैसे दे देता है। अब हमें यहाँ से कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिया अपने स्कूल में बैठ करके लंच कर रही होती है, जहाँ कुछ लड़के उसे देख करके लाइन मार रहे होते हैं। ये देख करके उसकी क्लासमेट्स को आग लग रही होती है कि आखिर जिया को सारे लड़के लाइक क्यों करते हैं, और इसी जलन में आकर के वो सभी जिया के पास जाते हैं उसे बुली करने के लिए। लेकिन जिया उनकी बातों पर कुछ खास रिएक्ट नहीं करती और वहाँ से उठ करके जाने लगती है। लेकिन वो तीनों उसे वहाँ से जाने नहीं देती और उसे परेशान करने की कोशिश करती है। इतने पर जिया को उनके खाने से स्मेल आने लगती है और उसे वोमिटिंग फील होने लगती है, जिस पर वो वहाँ से चली जाती है और सोचने लग जाती है कि मेरे पीरियड्स तो मिस हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और यही सोच के वो हॉस्पिटल भाग करके जाती है, जहाँ उसके फादर भी एडमिट होते हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि वो तो सच में प्रेग्नेंट है। और वो उस दिन की बात को याद करने लगती है जब हान उसे पैसे और कार्ड ऑफर कर रहा था। तो जिया उससे पूछती कि आखिर आप मुझे पैसे क्यों दे रहे हैं, जिस पर हान उससे कहता है कि तुमने उन लड़कियों से मुझे बचाया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी आगे भी मदद करती रहो। तुम मेरी दादी के सामने मेरी लवर बनने का नाटक करो, मैं तुम्हें और भी ज्यादा पैसे दूंगा। ये सुन करके तो जिया भड़क जाती है और उसके मुंह पर सिक्का फेंकते हुए कहती कि तुम एक बेशर्म आदमी हो, इसीलिए यहाँ से निकल जाओ और मेरे सामने कभी भी मत आना। और अब वो प्रेजेंट टाइम में सोचती कि मैंने इतना गंदा व्यवहार उस आदमी के साथ में किया था जिसका बच्चा मेरे पेट में पल रहा है, अब मैं क्या ही करूंगी। इधर हान के पास में उसका फ्रेंड जिन आता है और उसे कहता है कि तब उस रात को तुमने तो काफी एंजॉय किया होगा। ये सुनकर के हान कुछ रिप्लाई नहीं करता है और जिया के बारे में सोचते हुए उसे कहता है कि तुम उसे 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो। ये सुनकर के जिन कहता है कि भला मैं उस लड़की को पैसे कैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ, क्योंकि वो उन क्लब वाली लड़कियों में से नहीं थी। ये सुनकर के तो हान शॉक्ड रह जाता है और वो खड़ा हो जाता है और कहता है क्या बकवास कर रहे हो। दूसरी तरफ जिया हॉस्पिटल में बैठ करके अभी यही सब सोच ही रही होती है, तभी वहाँ पर उसकी आंटी और उसके भाई आ जाते हैं, जिन्हें देख करके तो फायर हो जाती है और कहती है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैं आप दोनों की शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ, इसीलिए यहाँ से फौरन से निकल जाइए। ये सुनकर के उसकी आंटी नौटंकी करने लगती है और उसके फादर के पास में बैठ करके जोर जोर से रोने लगती है। जिन्हें ऐसा करता हुआ देख करके सभी लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं कि कैसी लड़की है जो कि अपने फैमिली वालों के साथ में कितना गंदा व्यवहार कर रही है। तो जिया कहती है कि आखिर आप लोग इस तरीके की नौटंकी यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, गलत को सही और सही को गलत साबित करना चाहते हैं। इस बात पर चैन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि लगता है कि तुम बड़ों से बात करने की तमीज भूल गई हो। इतना कहकर के वो उसे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर हान का फ्रेंड उसकी दादी को लेकर के आता है, जो कि रूटीन चेकअप के लिए आई थी, और वो जिया को देख करके कहता है कि अरे बाप रे, ये तो वही लड़की है जिसके साथ हान ने नाइट स्पेंड किया था। ये सुनकर के तो दादी शॉक रह जाती है, जहाँ वो दोनों अपने साथ में उसे ले जाते हैं और उसे ट्रीटमेंट देते हैं। और ट्रीटमेंट के दौरान उन्हें पता चलता है कि जिया प्रेग्नेंट है। ये देख करके तो दादी हैरान रह जाती है और उन्हें इस बात का यकीन हो जाता है कि हान का ही बच्चा है, और वो भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लग जाती कि आखिरकार हमारे शैन परिवार को वारिस तो मिल ही गया। जहाँ हान का फ्रेंड कहता है कि अब इस बात को जल्दी से जाकर के आपको हान को बताना चाहिए, तो दादी कहती है कि ठीक है। इतना कहकर के वो वहाँ से चली जाती हैं। कुछ देर के बाद में वहाँ पर चैन और उसकी आंटी फिर से आ जाती हैं, जो कि जिया को इस हालत में देख करके उसकी आंटी कहने लग जाती कि जल्दी से इसे लेकर के यहाँ से हमें चलना चाहिए, तभी तो हम इसे तुम्हारे बॉस के सामने परोस पाएंगे और तुम्हारा प्रमोशन हो पाएगा। इतना कहकर के वो दोनों उसे उठा करके वहाँ से ले जाने लगते हैं, लेकिन तब तक जिया होश में आ जाती है और खुद को बचाने के लिए उनसे फाइट करने लगती है। लेकिन वो दोनों मिल करके उसे जैसे तैसे करके वहाँ से ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ दादी हान के पास घर जाती है और उसे बताती है कि तुम फादर बनने वाले हो, तो जल्दी से मेरी बहू को घर लेकर के आओ, मैं 3 महीने के बाद में तुम दोनों की शादी धूमधाम से करवाऊंगी। ये सुनकर के तो हान काफी हैरान रह जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, तभी दादी के पास कॉल आ जाता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि जिया को किसी ने किडनैप कर लिया है। ये सुनकर के तो वो शॉक रह जाती है और काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इधर जिया की आंटी और उसका भाई फिर से एक बार उसे वांग के हवाले कर देते हैं, जहाँ वांग उसे टच करते हुए देखने लग जाता है। जिया सोचती है कि हान उसे बचाने आएगा, क्योंकि उसके पेट में पल रहा बच्चा तो आखिरकार उसी का है। लेकिन इससे पहले कि वांग उसके साथ में कुछ कर पाता, हान वहाँ पर पहुंच जाता है और उसे जिया से दूर करते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई शन परिवार की बहू को हाथ लगाने की। हान को देख करके तो वांग का खून ही सूख जाता है और वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता था कि ये आपकी होने वाली वाइफ है, वरना मैं इसे हाथ लगाने से पहले खुद को मार डालता। ये सारी गलती इसके आंटी और इसके भाई की है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मेरे साथ में कुछ भी ऐसा वैसा मत करिएगा, क्योंकि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। जहाँ जिया की आंटी कहने लग जाती कि लगता है कि हमने आपको नाराज कर दिया है,
लेकिन मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ कि लड़की आपके लायक बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर चैन भी कहने लग जाता है कि आखिरकार आप ऐसी लड़की को कैसे चूज कर सकते हैं, आपको तो एक से एक अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। ये सुनकर के हान कहता है कि फिर से तुम्हारी हिम्मत भी कैसे होगी ये सब मुझसे कहने की। इतना कह करके वो जिया को बहुत प्यार से अपनी गोद में उठा लेता है, पर जिया कहती है कि आप क्या कर रहे हैं, मैं खुद से चल सकती हूँ, प्लीज मुझे नीचे उतारिए। लेकिन हान उसकी एक बात नहीं सुनता है और उसे वहाँ से लेकर के जाने लगता है, जहाँ पीछे से उसकी बॉडीगार्ड्स उन तीनों को खूब पीटते हैं। अब हान जिया को जब अपने साथ लेकर के जाता है, जहाँ बिठा करके वो उससे बात करने लगता है और वो कहता है कि कोई छोटी बात नहीं है, तुमने मेरे बच्चे को कैरी किया हुआ है, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। इस बात पर जिया भड़क जाती है और कहती है कि मैंने कितनी बार कहा है कि मैं खुद को बेचने वाली नहीं हूँ, आखिर आप मुझे बार बार पैसे ऑफर क्यों करते रहते हैं। तो हान कहता है कि मैं तुमसे इसलिए सारी बातें पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे बच्चे के साथ में क्या करने वाली हो, ना ही तुम्हारे पास में जॉब है और ना ही तुम्हारे पास में घर है, आखिर तुम इस बच्चे को कैसे पालोगी। तो जिया कहती है कि मैं जल्दी ग्रेजुएशन पास कर जाऊंगी, फिर मुझे जॉब मिल जाएगी, फिर मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। तो हान उससे कहता है कि बच्चा तुम्हारे अकेले का नहीं है, मैं भी इस बच्चे का फादर हूँ, इसलिए मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। इतना कह करके वो उसे कुछ पेपर्स देता है और कहता है कि जरा इस जॉब के बारे में एक बार सोच लो। जहाँ जिया उस पेपर्स को खोल करके देखती है जिसमें हान ने उसे ऑफर किया था उसका पर्सनल असिस्टेंट बनने के लिए और उसे 2 लाख रुपए पर मंथ सैलरी देने वाला था। ये देख करके तो जिया काफी हैरान रह जाती है, पर इसके साथ में उसमें कुछ शर्तें भी जुड़ी होती हैं जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि अब से जिया की सारी जिम्मेदारी हान की होगी, रहने से लेकर के खाने पीने और उसके खर्चे सब चीज हान उठाएगा और साथ ही उसी दादी के सामने उसके मंगेतर बनने का नाटक करना होगा। जहाँ हान उससे पूछता है कि फिर तुम क्या कहना चाहती हो, तो जिया कहती है कि मेरी भी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि मैं सिर्फ दादी के सामने आपके मंगेतर होने का नाटक करूंगी और मैं किसी बाहरी के सामने आपके मंगेतर होने का नाटक नहीं करूंगी। और मेरी दूसरी शर्त है कि आप कभी भी मेरे ऊपर हक जताने की कोशिश नहीं करेंगे और ना ही मेरे साथ में रोमांटिक होने की कोशिश करेंगे, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तो हान कहता है कि अगर मैं ऐसा करूँ तो फिर तुम मेरे साथ में क्या करोगी। तो जिया कहती है कि मैं आपके दांत तोड़ करके रख दूंगी। ये सुनकर के हान हंसते हुए कहता है कि फिर ठीक है, डील पक्की हुई। अब अगले दिन से जिया अपनी जॉब ज्वाइन करती है। जहाँ वो हान के सामने खड़ी होती है तभी वहाँ पर दादी आती है और कहती है कि मैं तो यहाँ पर अपनी बहू को देखने के लिए आई हूँ क्योंकि मैंने इसे अच्छे से नहीं देखा था, ये कितनी प्यारी और सुंदर लग रही है, लेकिन बेटा तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है, तो तुम्हारी ही कंपनी है। तो जिया कहती कि दादी मैं अभी यंग हूँ इसलिए मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ। तो दादी उससे कहती कि ठीक है, लेकिन साथ साथ तुम्हें अपने बच्चे का भी ख्याल रखना पड़ेगा। जिस पर हान भी जिया को अपने क्लोज खींच करके उसे सपोर्ट करते हुए कहने लग जाता है कि दादी जिया एक बहुत ही मेहनती लड़की इसीलिए काम करना चाहती है, आपको तो जिया के हौसले के लिए उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो दादी कहती कि मैं वो सब नहीं जानती हूँ, अब ये समय तुम दोनों को अपना रिलेशनशिप मजबूत करने का है, ना कि फालतू की चीजें करने का। इतना कहकर के वो वहाँ से जाने लगती है। फिर वो कहती कि अगर इस लड़की ने तुम्हें ज्यादा परेशान करने की कोशिश की या फिर तुम्हें ज्यादा काम दिया तो तुम दादी शिकायत करना, फिर मैं इसकी टांगे तोड़ करके रख दूंगी। तो जिया कहती कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपसे फौरन से शिकायत करूंगी। तो दादी कहती कि वैसे मैं 3 महीने के बाद तुम दोनों की शादी धूमधाम से करवाऊंगी। ये सुनकर के तो जिया को सदमा ही लग जाता है। दादी कहती कि मैं चाहती हूँ कि मेरा परपोता पूरे सम्मान के साथ में इस दुनिया में आए, इसीलिए मैं तुम दोनों की शादी पूरी समाज के सामने करवाना चाहती हूँ और इस बात से तुम दोनों पीछे नहीं हट सकते हो। अब दादी की ये बात सुन करके और जिया का शॉकिंग एक्सप्रेशन देख करके तो हान काफी परेशान हो जाता है और वो दादी के पास जाकर कहता है कि इस समय शादी की बात करना जरूरी है क्या दादी, आपको घर जाना चाहिए। तो दादी कहती है कि ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने शादी की तारीख तय कर दी है, अब तुम जब शाम को घर आओगे तो मैं इस बारे में बात करूंगी। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। अब दादी के जाने के बाद में जिया कहती है कि दादी तो हमारी शादी करवाना चाहती है। तो हान कहता है कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि दादी को समझाना बहुत मुश्किल है। तो जिया कहती है कि ठीक है, मैं आपसे शादी तो कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। जिस पर हान उसे करीब जाकर कहता है कि क्या शर्त है। तो जिया कहती है कि शर्त है कि बच्चा होने के बाद में हम तलाक ले लेंगे। ये सुनकर के हान काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और वो यहाँ पर सोचने लग जाता है कि इसे कितनी जल्दी है मुझसे दूर जाने की। जिसके बाद में हान उसे शॉपिंग मॉल में लेकर के जाता है और उससे कहता है कि शॉपिंग करने के लिए। तो जिया कहती है कि मुझे कोई भी जरूरत नहीं है आपके पैसों से शॉपिंग करने की। तो हान उससे कहता है कि लगता है कि तुम उन पेपर्स के सारे शर्तों को भूल गई हो, उसमें ये बात मेंशन थी कि मैं तुम्हारे सारे खर्चे उठाऊंगा, इसलिए चुपचाप से चल करके शॉपिंग करो। अब जिया एक के बाद एक ड्रेस पहन करके हान के सामने आती है और वो उन सारे ड्रेस को बाई करता जाता है, जहाँ वो उसे बहुत सारी शॉपिंग कराता है, जिसके बाद में वो उसे वहाँ से लेकर के चला जाता है। जहाँ जिया सोचने लग जाती है कि आदमी तो पूरी तरीके से सनकी है, इसने इतनी सारी शॉपिंग करा दी, वो भी दिल खोल करके। अब हान जिया को अपने साथ में रात में डिनर पर दादी के पास लेकर के जाता है, जहाँ डिनर करने के बाद में हान कहता है कि दादी मुझे कुछ काम है। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। तभी जिया भी कहती है कि दादी अब मुझे भी घर निकलना चाहिए। दादी देखती कि उन दोनों को एक दूसरे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए उन्हें बात पसंद नहीं आती और वो जानबूझकर के जिया से कहती कि बेटा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्या आज रात तुम मेरे साथ में रुक जाओगी। तो जिया कहती कि पर रात में मैं यहाँ पर कैसे रुक सकती हूँ। तो दादी कहती है कुछ दिन के बाद में तो तुम्हें यही रहना पड़ेगा, तो क्या आज रात तुम दादी के लिए नहीं रुक सकती हो। यहाँ पर वो उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर देती है। तो जिया भी उनकी बातों में आ जाती है और वहाँ पर रुकने के लिए तैयार हो जाती है। ये देख करके तो दादी काफी खुश हो जाती है। जहाँ वो बटलर से कहती है कि जिया को उसका रूम दिखा दो, जहाँ बटलर जिया को उसके रूम की तरफ लेकर के चला जाता है और जानबूझकर के उसे हान के रूम के अंदर भेज देता है। जिया तो इस बात से अनजान थी, इसीलिए वो रूम के अंदर जाकर के रूम देखने लगती है, जहाँ हान नहा करके बाहर निकलता है, जिसे देख करके तो वो शॉक रह जाती है और कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो हान कहता है कि तो मेरा रूम है। ये सुनकर के जिया वहाँ से जाने लगती है, पर तब तक तो बटलर बाहर से रूम बंद कर चुका होता है। हान कहता है कि सब मेरी दादी का किया धरा है, वही चाहती है कि
तुम मेरे साथ में रहो, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है। तो जिया कहती है कि फिर हम क्या करेंगे? तो हान कहता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिया कहती है कि ठीक है, मैं सोफे पर सो जाती हूँ। तो हान कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये सुनकर की जिया सोचने लग जाती कि इस आदमी के पास तो मैनर नाम की कोई भी चीज नहीं है। ये एक बार तो मुझसे कह ही सकता था कि नहीं, तुम बेड पर सो सकती हो। और यही सोचते हुए वो काउच की तरफ जा रही होती है। तो हान उससे कहता है कि जरा एक बार सोने से पहले क्या तुम मेरे हेयर ड्राई कर दोगी? तो जिया कहती है कि मेरे सोने का टाइम है, तो मैं सोना चाहती हूँ। तो हान कहता है क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? जिस पर जिया उसके हाथ से मशीन लेकर के उसके हेयर को ड्राई करने लगती है। अब उसे इतना करीब देख करके तो हान का मन फिसलने लगता है और उसे वो रोमांटिक नाइट याद आने लगता है, जिसकी वजह से वो उसे अपने करीब खींच करके बिठा लेता है और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इतने पर जिया को वोमिटिंग आने लगता है और वो वहाँ से भाग खड़ी होती है। तो हान उससे कहता है क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि मेरे करीब आते ही तुम्हें वोमिटिंग आने लगा? तो जिया कहती है पता नहीं आपने कैसा सड़ा सा परफ्यूम लगाया है जिसकी वजह से मुझे वोमिटिंग फील हो रहा है। ये सुनकर के तो हान का फेस एम्बेरसमेंट से भर जाता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं बेड पर नहीं सोऊंगा, मैं जा रहा हूँ क्लोजेट में सोने। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है और चटाई बिछा करके वहाँ पर सोने की तैयारी करने लगता है। फिर वो सोचता है कि आखिर मैंने अपना बेड क्यों छोड़ दिया, मैं यहाँ पर क्यों सोऊं। इतना कह करके वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि जिया घोड़े बेच करके सो रही होती है। ये देख करके तो वो अपने दांत पीसते हुए सोचता है कि धन्य हो गया मेरा जिंदगी, जो कि ऐसी लड़की मेरी जिंदगी में आ गई है। अब अगले दिन जिया जब ऑफिस जाती है तो अपने काम में काफी ज्यादा बिजी हो जाती है और हान की तरफ एक भी बार नहीं देख रही होती है और ये बात हान से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। इसीलिए वो जानबूझकर के जिया को एक के बाद एक काम देना शुरू करता है और वो उसे इतना ज्यादा काम दे देता है कि जिया बहुत ही ज्यादा थक जाती है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। जब वो सारा काम निपटाने के बाद में शांति से बैठ करके सोच ही रही होती है कुछ, तब तक वहाँ पर हान फिर से आ जाता है, जिसे देख करके जिया खड़ी हो जाती है और कहती है कि मिस्टर हान, अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? तो हान उससे कहता है कि मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर देखने आया था। तो जिया उससे कहती है कि आप कल रात की बात को लेकर के मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि पता नहीं आपने कैसा शैम्पू यूज किया है जिसकी वजह से मुझे वोमिटिंग फील हो रहा है। अभी वही सारी बात कर ही रही होती है तब तक वो फिसल करके हान की गोद में ही बैठ जाती है। अब उसे इतना करीब पा करके तो हान का माइंड फिर से ब्लैंक हो जाता है और वो फिर से रोमांटिक होने लगता है, जिस पर जिया हड़बड़ा करके खड़ी हो जाती है, जिस पर हान उसे बहुत प्यार से चेयर पर बिठाता है और उसे एक बॉक्स देता है, जिसे देख करके जिया कहती है कि अब आप मुझसे क्या करवाने वाले हैं? तो हान कहता है कि मैं अब तुमसे कुछ भी नहीं करवाने वाला हूँ, प्लीज इसे खोल करके देखो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए इसे लेकर के आया हूँ। जिया जब उसे खोल करके देखती है तो उसमें प्यारा सा नेकलेस पाती है, जिसे पा करके वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जहाँ हान उसके सामने नील डाउन होकर के उसके पैर को अपने हाथों से दबाते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे ऊपर आज कुछ ज्यादा ही काम डाल दिया था, पर आज तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी को 10 बिलियन का फायदा हुआ है, इसीलिए मैंने तुम्हें ये गिफ्ट दिया है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब हान के मुंह से इतनी प्यारी प्यारी बातें सुन करके और उसका ऐसा बिहेव देख करके तो जिया शॉक्ड रह जाती है और सोचने लग जाती है कि हान के जैसा आदमी इतना पोलाइट होकर के सॉरी और थैंक यू कैसे कह सकता है। अगले दिन जिया जब ऑफिस जाती है तो वहाँ पर मैनेजर आता है जो कि पूरी तरीके से ठरकी था, जो कि काम के बहाने जिया को इधर उधर टच करने की कोशिश करता है। इस बात से जिया काफी परेशान हो जाती है और उससे कहती है कि आप मुझसे दूर रहिए, मैं अपना काम खुद से कर लूंगी। इतने पर वहाँ पर मिंग आ जाती है जो कि डायरेक्टर की बेटी होती है, जो कि इन दोनों को साथ में देख करके जानबूझकर ये कहती है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों का अफेयर चल रहा है। इस बात पर जिया भड़क जाती है और कहती है क्या बकवास कर रही हो, मेरा इसके साथ में कोई भी अफेयर नहीं चल रहा है। तो मिंग कहती है कि मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों को जानती हूँ जो कि ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए अपने से बड़े पोस्ट के इंसान को फंसाती हैं, पर कोई बात नहीं, ये सब तो चलता ही रहता है, तुम कोई अकेली लड़की नहीं हो ये सब करने वाली। तो जिया कहती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? तो मिंग कहती है कि मैं जो कहना चाहती हूँ वो बात तुम अच्छी तरीके से समझ रही हो। अब इन दोनों में बहस बढ़ने वाला होता है, तभी वो आदमी कहने लग जाता है कि तुम दोनों मेरी वजह से लड़ना बंद करो। इस बात पर वो दोनों उसके ऊपर भड़क जाती हैं और ये देख करके तो वो वहाँ से भाग खड़ा होता है और मिंग भी वहाँ से चली जाती है। तभी रास्ते में उसे हान मिल जाता है और वो हान को अप्रोच करने की कोशिश करती है, पर हान उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और जिया को अपने पास बुलाता है मीटिंग में साथ में चलने के लिए। ये देख करके तो मिंग को आगे लग जाती है और यहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि मैं इतने हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटी से पढ़ करके यहाँ पर आई हूँ, लेकिन आज तक मैं हान के करीब तक नहीं पहुँच पाई, लेकिन ये लड़की 3rd क्लास के कॉलेज से पढ़ करके यहाँ पर आई है, आखिर ये हान के इतने क्लोज कैसे जा सकती है? और यही सब सोच करके और इसी जलन में वो वापस से मैनेजर के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम जिया को बहुत चाहते हो। तो मैनेजर कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो? तो मिंग कहती है कि मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, तुम आसानी से जिया को पा सकते हो, इसीलिए मुझसे हाथ मिला लो। तो वो कहता है कि ठीक है। इधर मीटिंग खत्म होने के बाद में हान जिया को दादी के पास लेकर के जाता है, जिसे देख करके वो काफी खुश हो जाती हैं और उन्होंने पहले से उसके लिए पर्सनल नर्स से लेकर के शेफ तक रख लिया होता है ताकि उसे किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम न हो और उसका बच्चा बिल्कुल हेल्दी रहे। ये देख करके तो जिया काफी खुश हो जाती है क्योंकि इससे पहले उसे इतना प्यार कभी भी किसी ने नहीं दिया था। जहाँ दादी उसे एक फाइल देते हुए कहती कि अब मैं चाहती हूँ कि मैं सारा कुछ तुम्हारे नाम कर दूं क्योंकि तुम सेन परिवार की बहू बनने वाली हो, तो अब से तुम सारा कुछ संभालो क्योंकि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। ये सुनकर के जिया समझ जाती कि दादी जानबूझकर के उसे सारा कुछ दे रही है ताकि वो
यहाँ से कहीं भी ना जा सके, लेकिन वो इतना कुछ नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए वो दादी से कहती कि पर दादी मैं ये सब नहीं ले सकती हूँ। जिस पर हान कहता है कि दादी आखिर आपके दिमाग में ये सब कैसे चलने लग रहा है, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई और हमारा बच्चा भी नहीं हुआ है। तो दादी कहती कि बकवास करना बंद करो, अगर मैं अपनी पोती को सब कुछ ट्रांसफर करना चाहती तो तुम्हें बीच में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। जहाँ दादी की नजर जिया के नेकलेस पर पड़ती है और वो कहती कि ये तो वही नेकलेस है ना जिसे तुमने हाई बोली लगा करके खरीदा था। ये सुनकर के तो जिया शॉक रह जाती है और उसे पता चलता है कि ये नेकलेस काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसीलिए वो उसे फौरन से उतार करके रख देती है और कहती कि मैं इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकती हूँ। जिस पर हान कहता है कि बकवास करना बंद करो, तुम मेरी वाइफ हो और मैंने तुम्हें बहुत प्यार से दिया है। ये सुनकर के दादी कहती कि वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। इतना कह करके वो वापस से उसे नेकलेस गले में पहना देती हैं। अब हान देखता है कि इससे पहले की बात और भी ज्यादा आगे बढ़ी, वो फौरन से जिया को पकड़ करके अपने साथ लेकर के जाने लगता है। जिया कहती कि मुझे पता है कि आप तो काफी डर गए होंगे कि कहीं दादी सब कुछ मेरे नाम पर ट्रांसफर न कर दे, लेकिन मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। तो हान कहता है कि बकवास करना बंद करो, कल तुम्हारा चेकअप है तो मेरे साथ में चलने के लिए तैयार रहना। ये सुनकर के तो जिया हैरान रह जाती है। अब अगले दिन हान उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जहाँ जिया चेकअप के बाद में बाहर आती है और कहती है मैंने कहा था ना कि बच्चा बिल्कुल हेल्दी है और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इतना कह करके वो हान को रिपोर्ट देती है, जिसे देख करके वो काफी खुश हो जाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ही ऐसे हेल्दी रहो और खुश रहो। इधर मिंग जिया के खिलाफ षड्यंत्र रच चुकी होती है, इसीलिए असिस्टेंट भागता हुआ जिया के पास आता है और उससे पूछता है कि आपका मैनेजर के साथ में अफेयर चल रहा है क्या। ये सुनकर के तो जिया शॉक रह जाती है और कहती है क्या बकवास कर रहे हैं आप। इतने पर असिस्टेंट उसे वही फोटो दिखाता है जब मैनेजर जिया को छेड़ रहा होता है, जिसे देख करके वो हैरान रह जाती है और कहती है कि जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, आखिर मेरे खिलाफ इस तरीके की अफवाहें कौन फैला रहा है। इतने पर वहाँ पर वही मैनेजर आता है और वो जिया के सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे कि वो उसका बॉयफ्रेंड हो और वो उसे कहता है कि बेबी मुझे नहीं पता है कि फोटो किसने वायरल कर दी। इतना कह करके वो उसका हाथ पकड़ करके कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इस बात पर जिया भड़क जाती है और अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहती है कि दोबारा से मुझे छूने की कभी भी हिम्मत मत करना, वरना मैं तुम्हारे हाथ तोड़ करके रख दूंगी। ये देख करके असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर फायर हो जाता है और कहता है कि जरा अपनी इज्जत का ख्याल रखो और मैडम से दूर रहो। इतने पर हान वहाँ पर गुस्से से आता है और असिस्टेंट से अपने ऑफिस में आने के लिए कहता है। उसका गुस्से वाला रूप देख करके तो मैनेजर भी वहाँ से भाग खड़ा होता है। अब जिया जैसे बाहर आती है तो कुछ एम्प्लॉय उसके पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिंग अपने सामान के साथ में आती है तो जिया उससे पूछती कि तुम कहाँ जा रही हो। इस बात पर मिंग उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए कहती कि आज तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई। इतना कह करके वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद में जिया कुछ फाइल्स लेकर के हान के ऑफिस में जाती है, जहाँ हान उसकी चीख पर निशान दिखता है और उसे टच करने के लिए आगे बढ़ता है। तो जिया कहती है आपको मेरे लिए इतना ज्यादा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात से हान काफी डिसअपॉइंट हो जाता है, लेकिन जिया उसकी फीलिंग्स पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से बाहर आ जाती है और असिस्टेंट से मिंग के बारे में पूछने लगती है। तो असिस्टेंट बताता है कि वो सारा किया था मिंग का ही था, वो सारे फोटोज उसी ने सेंड किए थे और आपको बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। इस बात से मिस्टर हान काफी गुस्सा होकर के उसे नौकरी से बाहर निकाल दिए। ये सुनकर के तो वो शॉक रह जाती है। तो जिया कहती है कि पर मेरा तो मिंग के साथ में कोई दुश्मनी था ही नहीं, फिर वो मेरे साथ में सब क्यों करना चाहती है। तो असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर हान का असिस्टेंट बनना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन आप इतनी आसानी से मिस्टर हान के असिस्टेंट बन बैठी है। इस बात से वो काफी ज्यादा जेलस थी, इसीलिए उसने ये सब किया है। अब रात में हान किसी से फोन पर बात कर रहा होता है, तभी जिया किचन में पानी पीने के लिए इंटर करती है, जहाँ वो हान की बातों को सुनने लगती है। जहाँ हान फोन पर किसी से कह रहा होता है कि सब कुछ अच्छे से क्लीन कर देना है, मेरी वाइफ को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अब जिया उसकी बात को सुन करके सोचने लग जाती है कहीं इसने किसी का काम तमाम तो नहीं कर दिया है और मुझे छुपाने की कोशिश कर रहा है। तभी जिया का पैर मुड़ जाता है और उसकी आवाज सुनकर के हान उसकी तरफ दौड़ पड़ता है ताकि वो उसे उठा सके, पर जिया डर के मारे खुद को संभालते हुए खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ। इस बात से तो हान के फ्रस्ट्रेशन का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो सोचता है कि आखिर लड़की मुझे खुद को छूने क्यों नहीं देती है। इधर जिया रूम की तरफ जा रही होती है और अपने बच्चे से कह रही होती है कि तुम्हारे फादर तो काफी क्रूर इंसान है, अब मुझे खुद के फैसले पर शक होने लगा है कि तुम्हें इस दुनिया में लाना चाहिए भी या नहीं। और वो इस बात से इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो अगले दिन हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वो अपने बच्चे से कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें इस दुनिया में नहीं ला सकती हूँ क्योंकि तुम्हारे फादर एक मॉन्स्टर है। इतना कहकर के वो डॉक्टर के कैबिन के अंदर जाती है, जहाँ डॉक्टर से पूछती कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं। तो वो कहती कि डॉक्टर मुझे बच्चा नहीं चाहिए। ये सुनकर के तो डॉक्टर हैरान रह जाती है और कहती कि आप कैसी बातें कर रही हैं, आपके हस्बैंड ने अभी अभी बेबी क्लास ज्वाइन किया है, इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ होकर के वो बेबी क्लास ज्वाइन किए हैं ताकि वो अपने बच्चे की केयर करना सीख सके और आप यहाँ पर इस तरीके की बातें करने के लिए चली आई। ये सुनकर के तो जिया हैरान रह जाती है और सोचती कि लगता है कि उसने हान के बारे में कुछ ज्यादा ही गलत सोच लिया है और डॉक्टर की बातें सुनकर के वो अपना मूड चेंज कर लेती है और बाहर आकर के बैठ जाती है और सोचती कि आखिर मैं किस पर भरोसा करूं, मैं हान की हरकतों पर भरोसा करूं या फिर दूसरों की बातों पर। तभी वहाँ पर हान आ जाता है और उसके हाथ से रिपोर्ट लेते हुए कहता है कि तुम मुझे बिना बताए अकेले यहाँ पर क्यों चली आई। तो जिया बात को बदलते हुए कहती है कि भला मैं आपको परेशान कैसे कर सकती थी, क्योंकि आप तो काम में बिजी थे ना, इसलिए मैं यहाँ पर अकेले ही चली आई। तो हान कहता है कि रिपोर्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है, तो चलो हम घर चलते हैं। तो जिया कहती है कि ठीक है।
जहाँ हान जानबूझकर के जिया का हाथ पकड़ लेता है। इस बात पर जिया स्माइल करती है और हान से अपना हाथ नहीं छुड़ाती है। अगले दिन जिया जब ऑफिस जाती है तो सारे एम्प्लॉयज को आपस में बात करता हुआ पाती है, जो कि कह रहे होते हैं कि हान की तो पुरानी लवर वापस आ गई, जो कि उसके बचपन का प्यार है जिसका नाम किन है। ये सब सुन करके तो जिया को काफी ज्यादा जेलस फील हो रहा होता है। और वो जब हान के ऑफिस में फाइल कलेक्ट करने के लिए जाती है तो वो हान के लैपटॉप पर किन की सारी डिटेल्स खुला हुआ पाती है, जिसे देख करके तो उसके गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है। और वो सोचती कि इस आदमी से बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है, इतनी बेताबी से ये किन का इंतजार कर रहा है। कुछ देर के बाद में असिस्टेंट जिया को अपने साथ में एक हॉल में लेकर के जाता है और बताता है कि मिस्टर हान इस हॉल को डेकोरेट करवाना चाहते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर कुछ बड़ा करने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। ये सुनकर के जिया सोचने लग जाती है कि लगता है कि वो किन के आने की खुशी में पार्टी रखना चाहते हैं या फिर वो उसे प्रपोज करने वाला है। अभी वो ये सब सोच ही रही होती है, तब तक पीछे से किन आ जाती है और वो जिया से पूछती कि तुम तो हान की असिस्टेंट हो ना। तो जिया कहती कि हाँ मैं उनकी असिस्टेंट हूँ। तो किन कहती कि मैंने दादी की मुँह से और हान की मुँह से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। मेरे एब्सेंस में हान का ख्याल रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे अब तुम्हें उसका ख्याल रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब मैं आ गई हूँ तो तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर के वो वहाँ से चली जाती है। अब रात में जिया जैसे ही घर पहुंचती तो हान उसके लिए ऑयल का ट्रे लेकर के आ जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे पैरों का मसाज करने जा रहा हूँ, क्योंकि दादी ने मुझे बताया कि प्रेगनेंसी में पैरों में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और अनकंफर्टेबल भी फील होता है। तो जिया कहती कि आपको ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद से कर लूंगी। तो हान कहता है कि ऐसा कैसे चलेगा, मुझे करने दो। इतना कह करके उसके पैरों का बहुत प्यार से मसाज करने लगता है, लेकिन मसाज करते करते वो कुछ ज्यादा ही आगे निकल जाता है। इस बात से जिया काफी अनकंफर्टेबल हो जाती है और फौरन से अपने पैर खींचते हुए कहती है कि अब मेरे पैरों में दर्द नहीं हो रहा है, मेरे तो कंधों में दर्द होता है। इतना कह करके वो फौरन से मुड़ जाती है। पर हान तो हान था, वो उसके कंधों का भी बहुत प्यार से मसाज करता है और धीरे से उसके कान में पूछता है कि बेबी क्या मेरा मसाज तुम्हें पसंद आ रहा है। इतने पर जिया का शोल्डर ओपन हो जाता है। इस बात से उसका फेस एम्बैरेसमेंट से भर जाता है और वो फौरन से खुद को कवर करते हुए कहती है कि बस बहुत हुआ, अब मुझे मसाज नहीं चाहिए, इसीलिए अब आप यहाँ से जा सकते हैं। हान सोचता है कि अब मैंने ऐसा क्या कर दिया। जब वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा कल होटल गार्डन में इंतजार करूंगा, तो समय से पहुंच जाना। और यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि कल मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करने वाला हूँ, आशा करता हूँ कि मेरा प्रपोजल तुम्हें पसंद आएगा। और यही सोच करके वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जिया तैयार होकर के होटल गार्डन पहुंचती है और वो यहाँ पर सोचने लग जाती है कि लगता है कि मैंने हान को गलत समझ लिया, मुझे लग रहा था कि वो किन को प्रपोज करने वाले हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मुझे प्रपोज करने वाले हो। अभी वो ये सब सोच ही रही होती है, तब तक वहाँ पर किन आ जाती है और वो उससे पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें पता भी है कि हान मुझे प्रपोज करने वाला है। ये सुनकर के तो जिया का दिल टूट करके रह जाता है और वो सोचती कि मैं खामखा सपने देख रही थी। तभी किन के पास में कंपनी से कॉल आ जाती है और उसे अर्जेंटली जाना पड़ता है। अब वो यहाँ पर सोचने लग जाती है कि आखिर मैं जिया को हान से कैसे दूर कर सकती हूँ, इसीलिए वो उसे झूठ बोलती है कि आज हान मेरे साथ में प्रैक्टिस करने वाला था, तो आज एक काम करो कि तुम मेरी जगह ले लो, क्योंकि मुझे एक बहुत जरूरी काम है। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर जिया सोचने लग जाती है कि मैं तो हान की जिंदगी में कुछ भी नहीं हूँ और आज मैं किन की सब्स्टिट्यूट बनने वाली हूँ, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। तभी वहाँ पर हान भूखे के साथ में इंटर करता है, क्योंकि आज वो तो जिया को सच में प्रपोज करने वाला था, लेकिन जिया के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। तभी उस पर फ्लावर की बरसात होती है, जिसे देख करके वो खुश होने लगती है। फिर वो सोचती है कि आखिर मैं इतनी खुश क्यों हो रही हूँ, ये सब मेरे लिए थोड़ी है, ये सब तो किन के लिए है। जहाँ हान उसके सामने नील डाउन होकर के उसे बुके देता है और अपने दिल की बात को कन्फेस करना शुरू करता है और उसे कहने लग जाता है कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि प्यार जैसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है, लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब मुझे पहली बार प्यार का एहसास हुआ था। तब से लेकर के मेरी आंखें तुम्हें ढूंढती रहती थी, जैसे कि वो तुम्हें देखने के लिए तरस रही हूँ। और जब तुम मेरी जिंदगी में आ गई तब मैं तुम्हें खोने से डरने लगा। जब भी मेरे जहन में ये बात आती थी कि तुम मुझे छोड़ करके चली जाओगी, इस बात से मेरी रूह तक कांप जाती थी। प्लीज मुझे कभी भी छोड़ करके मत जाना, क्योंकि तुम्हारे साथ में बिताया हर एक पल मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगा हूँ और आज मैंने बहुत ही ज्यादा हिम्मत जुटाने के बाद में फैसला किया कि मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा, क्योंकि मुझे हमेशा से ये डर लगता रहता था कि तुम मेरे प्रपोजल को कहीं ठुकरा न दो और मुझे खुद से दूर न कर दो। तो आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये सुन करके तो जिया काफी खुश हो जाती है और उस रिंग को फट से पहन लेती है। जहाँ हान उसे बहुत प्यार से रिंग पहनाता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। जहाँ जिया भी हान की बाहों में काफी खुश दिख रही होती है, तभी वो किन को देखती है जो कि इशारे में उसे अपना रिंग दिखाती है, जैसा कि हान ने अभी भी जिया को पहनाया था। ये देख करके तो जिया का मूड खराब हो जाता है और अब वो डिसाइड करती है कि वो हान की जिंदगी से कहीं दूर चली जाएगी। इसीलिए वो हान के लिए एक लेटर लिखती है कि अब आपका पहला प्यार वापस आ गया है, तो अब मुझे आपकी जिंदगी से कहीं दूर चले जाना चाहिए, इसलिए मैं ये घर छोड़ करके जा रही हूँ। अब जिया हान के घर को छोड़ करके चली जाती है, जहाँ रास्ते में उसे कोई किडनैप कर लेता है। इधर हान जिया का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है, लेकिन जिया अब तक नहीं पहुंची होती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट भागता हुआ आता है और कहता है कि मैडम घर छोड़ करके चली गई और उन्होंने आपके लिए लेटर छोड़ा है। ये सुन करके तो हान पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाता है और जब वो उस लेटर को पढ़ता है तो उसके गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो उस लेटर को फेंकते हुए कहता है कि जिया तुम्हारी हिम्मत भी कैसी होगी मुझे छोड़ करके जाने की। तभी वहाँ पर किन आती है और कहती है कि मुझे तो पता था कि वो लड़की सही नहीं है, इसीलिए इतने इंपॉर्टेंट डे पे वो तुम्हें छोड़ करके भाग गई। तुम्हें मेरे जैसी लड़की की जरूरत है जो तुमसे इतना प्यार करती है। ये सुन करके तो हान के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो समझ जाता है कि सब किन का ही किया धरा है और वो उससे कहता है कि अब देखो मैं तुम्हारी फैमिली वालों को और तुम्हारे फादर को कैसे बर्बाद करता हूँ।
तो किन कहती कि तुम मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकते हो, मैंने बस अपना प्यार पाने की कोशिश की है। लेकिन हान उसकी एक बात नहीं सुनता है। तभी हान के पास में एक धमकी भरा मैसेज आता है कि अगर तुम जिया की जिंदगी चाहते हो तो मेरे दिए हुए पते पर अकेले पहुंच जाना। ये देख करके तो हान काफी घबरा जाता है और वहाँ से फौरन से निकल जाता है। जब वो उस एड्रेस पे जाकर के जिया को किसी तरीके से बचाता है, लेकिन उसे बचाने के चक्कर में वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और जिया को किसी और ने नहीं बल्कि उसकी आंटी और उसके भाई ने किडनैप किया होता है। इसीलिए वो फौरन से डंडा उठाती है और अपनी आंटी और अपने भाई को खूब पीटती है। अब उसका ऐसा रूप देख करके तो उसके भाई और आंटी वहाँ से भाग खड़े होते हैं। जहाँ हान उसे पकड़ करके शांत कराता है, पर जिया शांत होने का नाम नहीं ले रही होती है और वो उससे पूछती है कि आपने किन से शादी कर ली। ये सुन करके तो हान के होशी उड़ जाते हैं और उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये कहना क्या चाहती है। जब वो उससे कहता है कि जब मेरी वाइफ मेरी बाहों में है तो भला मैं किसी और से शादी कैसे कर सकता हूँ, तुम तो मेरी वाइफ हो ना। ये सुन करके जिया शांत हो जाती है। अब फाइनली हान सबके सामने जिया से हंसी खुशी शादी कर लेता है और अब हमें यहाँ से 9 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिया का बेबी बम दिख रहा होता है और हान उसे बहुत प्यार से नूडल्स खिला रहा होता है। तभी जिया को लेबर पेन फील होता है और उससे कहती कि अभी मेरे पेट में पेन हो रहा है। ये सुनकर के तो हान की होशी उड़ जाते हैं और वो फौरन से उसे हॉस्पिटल लेकर के भागता है, जहाँ वो डिलीवरी रूम के बाहर खड़े होकर के काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। ये नजारा देख करके उसका फ्रेंड कमेंट करता है कि तुम एक लौते फादर नहीं बनने वाले हो, तुम्हारी बीवी को कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर के हान उससे कहता है कि तुम क्या जानो, तुम तो सिंगल हो ना। तो उसका फ्रेंड कहता है कि ज्यादा मुझे हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ही बड़ा सर्जन हूँ, मेरे ऊपर लड़कियां मरती हैं। ये सुनकर के दादी कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम दोनों बहस करना बंद करो, क्योंकि हान की बेचैनी को मैं समझ सकती हूँ। तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि आपको बेटी हुई है और आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर के तो हान की जान में जान आता है। जहाँ डॉक्टर जिया को बाहर लेकर के आते हैं तो हान उससे बहुत प्यार से पूछता है कि बेबी तुम ठीक तो हो ना। तो जिया कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। जहाँ डॉक्टर हान की बच्ची को लेकर के खड़े होते हैं, पर हान काफी ज्यादा संकोच कर रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि कहीं वो अपनी बेटी को हाथ में लेगा तो कहीं उसे एलर्जी न शुरू हो जाए। जहाँ जिया कहती कि अपने बच्चे को गले से लगाइए और डरिए मत। अब हान काफी ज्यादा हिचकिचाते हुए अपनी बच्ची को गोद में लेता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। ये देख करके तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो रोते हुए कहने लग जाता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मुझे मेरी बच्ची पर बहुत ही ज्यादा प्यार आ रहा है। ये देख करके तो पूरी फैमिली बहुत खुश हो जाती है और इसी खुशी के मोमेंट के साथ में इस ड्रामे की यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है।